नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में अब नई सरकार के गठन की कोशिश तेज हो गई है। पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और उनकी पार्टी के 254 नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया है। नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के एडवाइजर हो सकते हैं। मोहम्मद यूनुस को भी जेल से छोड़ दिया गया है। सेना के 7 बड़े अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। एक मेजर जनरल को बर्खास्त कर दिया गया। बड़ी बात यह कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति ने हिंसक प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किए गए दंगाइयों को भी रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। प्रदर्शनकारियों की यह बड़ी मांग थी, जिसे बांग्लादेश की आर्मी की सलाह पर राष्ट्रपति ने मान लिया। लेकिन इसके बाद भी हालात में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का हंगामा जारी है। अब चुन चुनकर शेख हसीना के सपोर्टर्स, उनकी पार्टी के नेताओं और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के पार्टी के जिला अध्यक्ष के 5 स्टार होटल को जला दिया गया। इसमें 24 लोग जिंदा जल गए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफ मुर्तजा का घर आग के हवाले कर दिया गया। कम से कम 34 मंदिरों पर हमला किया गया है। 4 मंदिरों को जला दिया गया है। 29 जिलों में हिंदुओं के घरों में लूटपाट की गई। कई घरों में आग लगा दी गई। 2 हिंदू काउंसलर्स की हत्या कर दी गई है। भारत सरकार ने इसी बात पर सबसे ज्यादा चिंता जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑल पार्टी मीटिंग में बांग्लादेश के हालात पर अपडेट दिया और इसके बाद पार्लियामेंट के दोनों सदनों में एक स्टेटमेंट दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बांग्लादेश की सेना के साथ कांटेक्ट में है। आर्मी से कहा गया कि वो जल्दी से जल्दी हालात को काबू करे और बांग्लादेश में मौजूद भारतीय लोगों और बांग्लादेशी हिंदू और दूसरी माइनॉरिटीज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, शेख हसीना ने हालात बिगड़ने के बाद सेना की सलाह पर इस्तीफा दिया। कुछ वक्त के लिए भारत में आने की परमिशन मांगी। भारत सरकार ने शेख हसीना को फिलहाल भारत में रहने की इजाजत दे दी है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। लेकिन शेख हसीना अब आगे के विकल्पों पर विचार कर रही हैं और उन्हें आगे कहां जाना है, इसका फैसला वो खुद करेंगी। फिलहाल सरकार की चिंता बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर है। मैं आपको बांग्लादेश के हिंदुओं का हाल दिखाऊंगा। वो कितने डरे हुए हैं, कितने खौफ में हैं। दंगाई किस तरह मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं, इसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और जान बचाकर बांग्लादेश से आए हिंदुओं की बात भी आपको सुनवाऊंगा। बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर हमारे देश में विरोधी दलों के नेता क्यों खुश हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं बांग्लादेश को लेकर हमारी सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार का रुख क्या है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। पहले चर्चा थी कि शेख हसीना ने ब्रिटेन से शरण मांगी है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है, इसलिए वो फिलहाल भारत में ही हैं। शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद भारत में WHO की रीजनल डायरेक्टर हैं। भारत सरकार ने कहा कि शेख हसीना जब तक चाहेंगी तब तक उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। बांग्लादेश के हालात पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा और राज्यसभा में स्टेटमेंट दिए। उन्होंने बताया कि हालात कैसे बिगड़े और सरकार हालात से निपटने के लिए क्या कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि इस साल जनवरी में चुनाव के बाद से ही बांग्लादेश के हालात खराब होने लगे थे। नाम तो रिजर्वेशन के विरोध का था, लेकिन असल एजेंडा था शेख हसीना की कुर्सी छीनना, उन्हें सत्ता से हटाना। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश भारत का अहम पड़ोसी है। दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। शेख हसीना भारत सरकार के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसलिए जब उन्होंने भारत आने की परमिशन मांगी तो सरकार ने शेख हसीना को सुरक्षित भारत आने में सहायता की। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में अभी भी हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं और भारत को उम्मीद है कि वहां जल्दी ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that Prime Minister Sheikh Hasina should step down.
On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on police, including police stations, and government installations intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses, and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Speaker, sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh is still evolving. The Army Chief, General Waqaruzzaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. इससे पहले आज सरकार ने बांग्लादेश के हालात पर सभी पार्टियों को अपडेट दिया। ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार की तरफ से होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के अलावा समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस से सुदीप बंदोपाध्याय, जेडीयू से ललन सिंह, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी, डीएमके से टीआर बालू, शरद पवार की एनसीपी से सुप्रिया सूले और आरजेडी की तरफ से मीसा भारती मौजूद थे। सभी पार्टियों ने बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। और इसके बाद संसद में एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश में करीब 19,000 भारतीय हैं, जिनमें से 9,000 स्टूडेंट्स हैं। 7,000 स्टूडेंट्स पहले ही बांग्लादेश से वापस आ चुके हैं। एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज और ख़ास तौर से हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर सरकार सबसे ज़्यादा चिंतित है और इस बारे में बांग्लादेश के अधिकारियों से लगातार बात हो रही है। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals who usually live there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that. We welcome that and will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. भारत सरकार का फोकस अभी इस बात पर नहीं है कि बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे कौन है। सरकार को चिंता बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा की है, क्योंकि वहां हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में बांग्लादेश के 29 जिलों से हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमलों की खबरें मिली हैं। तोड़फोड़ करने और लूटपाट के साथ आग लगाने की खबर भी आई है। राजधानी ढाका और दूसरे बड़े शहर चट्टोग्राम के अलावा नरसिंहपुर, मेहरपुर, नरसिंगड़ी, खुलना, राजशाही और सिलहट में हिंदुओं पर हमले किए गए। दंगाइयों की भीड़ चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रही है, उन्हें पीटा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हिंदुओं के मंदिरों पर भी हमले हुए हैं। कुछ जगहों से मूर्तियां तोड़ने की और कई जगह से मंदिरों को आग लगाने की खबरें भी आई हैं। असल में बांग्लादेश के ज़्यादातर हिंदू शेख हसीना की अवामी लीग के सपोर्टर रहे हैं, इसलिए कट्टरपंथी जमात इस्लामी और उसका स्टूडेंट विंग, छात्र शिविर के वर्कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। पुलिस हिंदुओं पर हमले करने वालों को रोक पाने में नाकाम है। बांग्लादेश की खुलना डिवीजन के मेहरपुर कस्बे में दंगाइयों ने इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया।
हमला करने वालों ने मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर पर हमला किया, मूर्तियां तोड़ी और फिर मंदिर में आग लगा दी। ढाका में इस्कॉन टेम्पल के निदेशक सुमोहन दास ने बताया कि उनको कई जिलों से मंदिरों पर हमलों की खबरें मिली हैं। हिंदू महिलाओं को भी टारगेट किया गया है। सुमोहन दास ने बताया कि बांग्लादेश में वैसे तो 1971 के बाद से हिंदू कभी भी सुरक्षित नहीं रहे, लेकिन इस बार शेख हसीना के सत्ता से हटते ही ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं पर कयामत टूट पड़ी है। अभी हम इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो जो सरकार पतन हुआ 2 दिन हुआ, काल से हमारा मंदिर जो जितना बांग्लादेश में जितना जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, सबके सब जिला में कोई ना कोई आक्रमण हुआ, मंदिर तोड़फोड़ हुआ और हिंदू को जो मंदिर घर सब कुछ लुंठन हुआ, नारी को ऊपर जो छेड़छाड़ हुआ। सबसे बहुत बड़ा बात है, कुछ दिन पहले जो हमारा जो भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी, उनका जो जशेश्वरी काली मंदिर का जो उद्घाटन किया, उनको भी तोड़ दिया। ऐसा हालत हो गया। सबसे बड़ा बात यही है जो कल हमारा मंदिर पे इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, इतना आगुन जल रहा है और कोई फायर सर्विस भी नहीं आया। अभी 24 घंटा हो गया, अभी मंदिर पे जाइए आप, मंदिर पे अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी अग्नि जल रहा है। पिछले 71 साल से 1971 से अभी 2024 साल तक जो 54 साल से हम बांग्लादेश में कितना सफर कर रहे हैं। इधर कोई जो आदमी रहेगा वो आपको बता सकते हैं। बांग्लादेश से जो आदमी इंडिया पे गया, आप उनको प्रश्न करो, बांग्लादेश में हिंदू एक भी हिंदू अच्छा नहीं है। कोई ना कोई इनको मेंटली शारीरिक भी सब क्या कर रहे हैं, हमारा टॉर्चर कर रहे हैं। सिर्फ इस्कॉन मंदिर ही नहीं, दूसरे हिंदू मंदिरों को भी दंगाई चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश के नरसिंगड़ी जिले के एक काली मंदिर पर उपद्रवियों ने हमला किया, मंदिर में तोड़फोड़ की। ये घटना नरसिंगड़ी के कांडीपारा गांव में हुई। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चट्टोग्राम के हिंदू अपने मोहल्लों में, हजारी गली में दंगाइयों की भीड़ घुस जाने से बहुत घबराए हुए हैं। कई मंदिरों पर पथराव हुए हैं। इसके बाद एक मंदिर के बाहर आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने चट्टोग्राम के हजारी गली मोहल्ले की ज्यादातर दुकानें लूट ली। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 1.5 करोड़ के आसपास है, जो कुल जनसंख्या का 8% है। हालांकि जब बांग्लादेश बना था उस समय वहां हिंदुओं की आबादी 20% से ज्यादा थी, लेकिन कट्टरपंथियों के हमलों की वजह से बहुत से हिंदू बांग्लादेश से भागकर भारत आ गए। एक बार फिर से ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त अराजक स्थिति में हिंदू किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं, इसका अंदाजा आपको ये वीडियो देखकर हो जाएगा। एक हिंदू बहुल इलाके में दंगाइयों ने हमला किया। दंगाइयों की भीड़ आगजनी कर रही है और एक महिला की रोने की आवाज आ रही है। वो भीड़ का गुस्सा देखकर डरी हुई है, सहमी हुई है। बांग्लादेश के बारिसा डिवीजन के फिरोजपुर जिले में दंगाइयों ने हिंदू बस्ती पर हमला किया। यहां भी पहले हिंदुओं के घरों पर पथराव हुआ, लूटपाट हुआ और फिर कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। लोग जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर भागे। इस तरह के तमाम वीडियो बांग्लादेश से लगातार आ रहे हैं। इसीलिए हिंदू की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। स्वामी रामदेव ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के मंदिरों और घरों को टारगेट किया जा रहा है, उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को गंभीरता से लेना चाहिए। स्वामी रामदेव ने कहा कि भारत को पूरी ताकत से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म का विरोध करना चाहिए। उनकी हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। वहां पर जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हैं या बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक जिनको कहा जाता है वहां पर, उन पर
जिस तरह से टारगेट करके हमले हो रहे हैं, चाहे वहां के मंदिरों पर हो रहे हैं, उनके व्यवसायों पर हो रहे हैं, और उनको टारगेट करके जो एक वहां पर एक बहुत एक अन्याय जैसी, एक क्रूरता जैसी, एक बहुत खराब हालात जो स्थिति बनी हुई है, उसके ऊपर पूरी दुनिया को भी ध्यान देना चाहिए। और किसी भी तरह से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर कोई अत्याचार, कोई क्रूरता, कोई जुल्म, ज्यादती, अन्याय नहीं होना चाहिए, ना हमारे मंदिरों पर, ना वहां पर हमारे बसने वाले हिंदू भाइयों के व्यवसायों पर। और उनको टारगेट करके जो हिंसा हो रही है वह तुरंत बंद होनी चाहिए। और इसके लिए पूरा देश एकजुट आज है, कल भी रहना चाहिए। जितना भारत शक्तिशाली होगा उतना ही हम अपने पड़ोसी मुल्कों में भी ये जो कई प्रकार से ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार होना है। बस मेरा तो यही कहना है। आरएसएस ने भी भारत सरकार से अपील की है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाए। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के मेंबर भैयाजी जोशी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम जरूर उठाएगी। हम देखिए, बांग्लादेश एक अलग देश है। यहाँ से किसी भी स्वयंसेवी संगठन को करने की अपनी एक मर्यादा है, परंतु हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे, और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। हो ही रहा है, समाचार हम सुन रहे हैं। कई मंदिर जला दिए गए हैं वहाँ पर, और हिंदुओं को मारा भी जा रहा है, इसलिए ये जला काम दिया गया है। तत्काल में क्या करना चाहिए सरकार को? ये सरकार ने करना चाहिए। हमने सरकार को निवेदन किया है कि वो इसमें उचित कदम उठाए। संघ की चिंता जायज है। स्वामी रामदेव की बात भी सही है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, और सबको एक साथ मिलकर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो चुका है। कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ हिंदुओं को लगातार टारगेट कर रही है। चंद्रपुर गांव में 4 हिंदू परिवारों के घरों में लूटपाट हुई। हाथीबंदा के गांव में 12 हिंदुओं के घर फूंक दिए गए। ढाका में इस्कॉन और काली मंदिर पर अटैक किया गया। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में भी तोड़फोड़ की गई। शेख हसीना की अवामी लीग से जुड़े 2 हिंदू पार्षदों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घरों पर और मंदिरों पर हमले हुए। बांग्लादेश के हर जिले में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई। विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि इसके पीछे आईएसआई हो सकती है। आलोक कुमार ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाए। मैं कहूंगा कि इस्कॉन का मंदिर को निशाना बनाया गया, काली मंदिर को निशाना बनाया गया, और ये घटनाएं सब जगह हो रही है। इसलिए ये तो एक तथ्य है जिसको अस्वीकार तो बांग्लादेश भी नहीं कर सकता। बांग्लादेश के लगभग हर जिले में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। व्यापकता इसके पीछे आईएसआई की प्रेरणा हो सकती है, जो इस आंदोलन के आफ्टरमैथ में इसको माइनॉरिटीज की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये एक चिंता की स्थिति है। एक समय में 32% हिंदू थे बांग्लादेश में, आज 8% है। हम भारत सरकार को भी कहेंगे, हर संभव प्रयत्न करो, जो कुछ भी हो सकता हो वो करो। बांग्लादेश में दोबारा से माइनॉरिटीज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हम बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट से भी ये अपेक्षा करेंगे कि वहां दोबारा लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करें और माइनॉरिटीज को सुरक्षित करें। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने भी भारत सरकार से अपील की है कि वो बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए।
और जो हिंदू बांग्लादेश से भारत आना चाहते हैं, हमारी सरकार उनके लिए दरवाजे खोल दे। बांग्लादेश की स्थिति पर भयंकर स्थिति है वहां की। खूब उपद्रव हो रहे और पथराव हो रहे हैं। हिंसा पर लोग सड़कों में लगभग 3-4 लाख से ज्यादा लोग वहां की राजधानी ढाका में उतारू हो गए। हमको बड़ा कष्ट पहुंच रहा। हम विश्व शांति की मंगल कामना करते हुए बालाजी के चरणों में बांग्लादेश में भी शीघ्र शांति हो, ऐसी प्रार्थना कर लें। लेकिन बहुत ज्यादा प्रपंच बना हुआ है। हम प्रार्थना करना यह चाह रहे हैं आप सभी से और भारत सरकार से इस वीडियो के माध्यम से, जैसा हमें टीवी समाचार में देखने को मिला, वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, वरना वो बेचारे कहां जाएंगे। और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। हम उनसे कहेंगे कि आप लोग सब्र रखें, आप लोग अपना ध्यान रखें, एकता बनाए रखें और किसी भी प्रकार से किसी के भी विरोध में ना पहुंचें। विनम्रता पूर्वक आप लोग रहें ताकि वहां शांति कायम होवे और हनुमान जी महाराज आप सबकी रक्षा करेंगे। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए सरकार ने सरहद पर चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ को होम मिनिस्ट्री की तरफ से निर्देश दिया गया कि जो लोग प्रॉपर एंट्री पॉइंट से आना जाना चाहते हैं उनकी मदद की जाए, लेकिन घुसपैठ किसी भी सूरत में नहीं होने देनी है। आज हमारे संवाददाता ओंकार सरकार पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल बॉर्डर पर गए। यहां इंडिया साइड में पेट्रापोल बॉर्डर पॉइंट है और बांग्लादेश साइड में बेनापोल बॉर्डर पॉइंट है। आज बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह ने यहां सुरक्षा में तैनात अधिकारियों के साथ बात की और जवानों को सतर्क रहने को कहा। हालांकि राहत की बात यह है कि पेट्रापोल बॉर्डर पर अभी उस पैमाने पर भीड़ नहीं दिख रही है जिसकी आशंका बांग्लादेश से आ रही तस्वीरों के बाद जताई जा रही थी। कुछ हिंदू जरूर आए हैं, लेकिन बाकी शायद वेट एंड वॉच के मूड में हैं। जो हिंदू बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं उनमें से कुछ से हमारे संवाददाता ओंकार सरकार ने बात की। बांग्लादेश से आए लोगों ने भी कहा कि यहां हालत बहुत खराब है, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश से आए हुए हैं विश्वजीत शाह, उनसे बात करेंगे। दादा क्या हालत है बांग्लादेश का अभी? খুব খারাপ অবস্থা স্যার, যেটা মুখ দিয়ে বলার অবস্থা নেই স্যার। রাত্রিবেলা ঘুমাতে পারিনি, দলে দলে লোক আসছে, বাঙালি বলাই থাকি, এই অবস্থা বলার অবস্থায় চলে আসছে স্যার। হিন্দুদের উপর কি অ্যাটাক হচ্ছে? অ্যাটাক হচ্ছে স্যার, বাড়ি ঘর ফুটাই দিচ্ছে, ভাঙচুর হচ্ছে, আমাদের প্রত্যেকের বাড়ি লোকজন ঢুকে যাচ্ছে স্যার, জীবন নিয়ে চলে আসছে। এখানে পুলিশ তো ঢুকতেও দিচ্ছে না, টুরিস্ট ভিসা তাই ঢুকতে দিচ্ছে না। আমি স্যার 2 দিন পরে এসে কোথায় থাকবো? 2 দিন পরে ওখানে গেলে তো হয়তো মেরে ফেলবে, হয়তো জীবন আর থাকবে না। তাই হয়তো দেখেন যদি পরিস্থিতি ভালো হয়, আমাদের সব ওইখানে, মা বাবা ভাই বোন সব ওইখানে, আমার ছেলে টেলে সব ওইখানে হয়। সংখ্যালঘুদের উপরে আক্রমণ, চরম নির্যাতন হচ্ছে, যেটা মানে ভাষায় ব্যক্ত করার মতো। মানে ঘর দরজা পোড়ায় দিচ্ছে। আমি তো মোবাইল ছিল, মোবাইলে সিনারি করা যায়, ওখানে বলা যাচ্ছে না যে আমি ইন্ডিয়াতে চলে যাচ্ছি বা কিছু, আমি যে হিন্দু না মুসলমান তাও বলা যাচ্ছে না। ওরা জানছে যে আমি মুসলমান, এই অবস্থায় পরিচয় দিয়েই আসার মতো অবস্থা, কথাবার্তা বলে। ওই শেখ হাসিনা খুব খারাপ কাজ করছে, হ্যানত্যান এগুলো বিভিন্ন কিছু বলে টুলে এইভাবে আসতে হচ্ছে। না হলে হয়তো আমার উপর একটা অ্যাটাক করতে পারে, ঈশ্বরের বাচ্চা মালাউন তুই হয়তো এদের কেন যাচ্ছি, এই ধরনের ভয়ের মনের ভিতরে, তাই নিয়েই আসা। দোকানপাট বাড়িঘরকে বাড়িঘর আগুন জ্বালায় দিচ্ছে, পোড়ায় দিচ্ছে। আসার সময় তো দেখলাম অন্তত প্রায় 50-100 ঘরের মতন সব পুরানো ভাঙচুর রোডের থেকে যাওয়ার পথে। আপনি যশোর থেকে বেনাপোলে এইটুকু আসতে গেলে অন্তত 50টা ঘর আছে ভাঙচুর এবং পুরানো অবস্থানে। হিন্দুদের, সবই হিন্দুদের এই সব। विश्व शाह अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्हें परिवार की चिंता सता रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश में हालात खराब होने से पहले भारत आए थे और अब अपने परिवार की चिंता में वापस जा रहे हैं। पलाश मंडल एक ऐसे शख्स हैं। पलाश इलाज के लिए भारत आए थे, लेकिन इस बीच बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई। अब उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की बहुत फिक्र है, इसलिए वो अपना इलाज आधा अधूरा छोड़कर वापस बांग्लादेश गए। पलाश मंडल ने कहा, इलाज तो बाद में भी हो जाएगा, इस वक्त परिवार को बचाना प्रायोरिटी है।
दादा आप कब आए हुए थे इंडिया में? 1 सप्ताह एक वीक पहले। एक वीक पहले। तो बांग्लादेश में अभी क्या हालत है? बहुत खराब है, गंदा है। क्या हो रहा है ऊपर? हिंदू के ऊपर क्या अटैक हो रहा है? हिंदू पे बहुत अटैक हुआ है, हिंदू पर भी, मंदिर पे भांगचूर हुआ है, शॉपिंग मॉल में भांगचूर हुआ है, बिजनेस में लूट हुआ है। आपको क्या अभी भी डर लग रहा है उस पार जाने में? बहुत डर लग रहा है। मेरे सेफ्टी लिए सेना बाहिनी का प्रोटेक्शन चाहिए। तो डर के आप कहाँ से हिम्मत जुटा पा रहे हैं देश में लौटने का? सेना बाहिनी से पहले शिप में है। सेना बाहिनी से बहुत प्यार करते हैं। सेना बाहिनी के बेस्ट बांग्लादेश के आर्मी है। तो क्या ये होना चाहिए बांग्लादेश में जो हो रहा है? क्योंकि देखा गया मुजीबुर रहमान का मूर्ति भी तोड़ी जा रही है। नहीं नहीं, नेशन का फादर है, उसको मूर्ति नहीं भांगा है। मोदादा ये ना छात्र नहीं है, জামাত শিবির হতে পারে। हम राजनीतिक पॉलिटिक्स में बहुत लीग है, वो सब करता है। क्या वहाँ पर आप सुनने में क्या आया है? आपका मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? हाँ, मंदिर के तोड़ा है, बहुत मंदिर को तोड़ा है। भाषा की परेशानी है, इसलिए ये लोग साफ साफ अपनी बात नहीं कह पाते, लेकिन मोटी बात समझ में आती है कि बांग्लादेश में जो हिंदू बच्चे हैं उन पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा गया है, लूटपाट हुई है, दुकानें जलाई गई हैं। बांग्लादेश के जो हालात हैं उस पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो राजनीतिक दल सीएए का विरोध कर रहे थे उन्हें अब समझ आ गया होगा कि ये कानून कितना जरूरी है। एक सीएए कानून बना है किस लिए? आज बांग्लादेश का जो हालत हुआ है, सीएए कानून का जो जरूरत सबको स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए सीएए कानून बना था। और दूसरा क्या हुआ है 1947 में, 1971 में मेरा माताजी खुद एफेक्टेड। शी वॉज बोरीशाल बांग्लादेश। शी लेफ्ट हर हाउस विथ हर पेरेंट्स ऑन द ईयर 1960। क्या हुआ? आज भी वही हो रहा है, आज भी हो रहा है। माइनॉरिटीज हिंदूज के ऊपर अत्याचार, टेम्पल के ऊपर हमला, ये हो रहा है, चुन चुन के कर रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू खौफ के साए में जी रहे हैं। कट्टरपंथी और जमात इस्लामी के सपोर्टर्स हिंदुओं पर लगातार हमले कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों को लूट रहे हैं, मंदिरों को आग लगा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो वाकई में परेशान करने वाली है। मुसीबत यह है कि हिंदू इस वक्त बांग्लादेश से भागकर भारत भी नहीं आ सकते, क्योंकि हर तरफ सड़कों पर खून के प्यासे दंगाई घूम रहे हैं। अब वो लोग खामोश हैं जो पिछले 1 साल से सीएए का विरोध कर रहे थे। हालांकि सरकार ने फौजी अफसरों से संपर्क किया है, डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुश्किल है कि बांग्लादेश में फिलहाल न तो कोई सरकार है, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि दंगाइयों ने तमाम पुलिस स्टेशन फूंक डाले हैं। पुलिस वाले या तो खुद जान बचाकर भाग रहे हैं या फिर दंगाइयों की भीड़ में शामिल हो गए हैं। सेना के अफसरों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। एक तरफ अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता निकालना है, दूसरी तरफ कट्टरपंथी जमात इस्लामी की मांगे भी सुननी है, जो उन अफसरों को हटाने की मांग कर रही है जिन्हें शेख हसीना का करीबी माना जाता है। जमात इस्लामी के सपोर्टर्स अब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ साथ शेख हसीना के समर्थकों, उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी हमले कर रहे हैं। दंगाइयों की भीड़ अवामी लीग के दफ्तरों, पार्टी के नेताओं और पूर्व मंत्रियों के ठिकानों को निशाना बना रही है। बांग्लादेश के जैसोर जिले में उग्रवादियों ने अवामी लीग के एक नेता शहीन चकलधर के 5 स्टार होटल में आग लगा दी। होटल में आग लगने से 24 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। होटल में मरने वालों में एक शख्स तो इंडोनेशिया का नागरिक था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के कई हिस्सों में गोलियां चली, अवामी लीग के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। अवामी लीग के बहुत सारे नेता उग्रवादियों से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए हैं। बांग्लादेश में दंगाइयों की भीड़ हर उस शख्स को निशाना बना रही है जिसे शेख हसीना का करीबी कहा जाता है।
दंगाइयों ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफ मुर्तजा के घर को भी आग के हवाले कर दिया। इससे पहले दंगाइयों ने मशरफ मुर्तजा के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, सामान लूटा, उनके घर को आग लगा दी। मशरफ मुर्तजा शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से सांसद थे। बांग्लादेश के युवा इस बात से नाराज थे कि यूथ आइकॉन होने के बावजूद मुर्तजा ने उनके आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया। बांग्लादेश में दंगाइयों ने अपना सबसे बड़ा गुस्सा शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीब की मूर्तियों पर निकाला। राजधानी ढाका में जहां जहां भी शेख मुजीब की मूर्तियां लगी हुई थी उन्हें तोड़ा गया, उनकी तस्वीरों को भी आग लगा दी गई और इसके बाद बुलडोजर मंगाकर शेख मुजीब की मूर्तियों को पूरी तरह से गिरा दिया गया। यहां तक कि न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के कॉन्सुलेट में भी शेख हसीना के विरोधियों ने शेख मुजीब की तस्वीर हटा दी। दंगाइयों ने शेख मुजीब के उस घर को भी नहीं बख्शा जिसे म्यूजियम बना दिया गया था। Many of the Awami League offices were burnt, many of the ex-ministers' houses were burnt, and many of their offices and institutions were totally burnt. And the road number 32, Sheikh Bangabandhu Sheikh Mujib's house residence, and which was converted into the museum, that was also burnt. So total things were total messy and total. I mean, it was an anarchy. So we saw many of the police stations were attacked, and those were burned, and many police personnel were also killed. So the total situation was very bad. बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज़ ज़मा शेख हसीना के दूर के रिश्तेदार हैं, उनके करीबी माने जाते हैं। लेकिन आज आर्मी चीफ जनरल वकार उज़ ज़मा ने शेख हसीना के करीबी माने जाने वाले कई जनरल्स को हटा दिया, क्योंकि कट्टरपंथी सेना के उन अफसरों को हटाने की मांग कर रहे थे जो शेख हसीना के विश्वास पात्र माने जाते हैं। इस बीच बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जनवरी में चुनी गई संसद को भंग कर दिया। चर्चा यह कि नोबेल प्राइज विनर पूर्व बैंकर मोहम्मद यूनुस नई इंटरिम गवर्नमेंट के सलाहकार हो सकते हैं। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को भी जेल में डाल दिया था। संसद भंग करने के साथ ही मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चीफ खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया है। उनकी पार्टी के 254 अन्य नेता भी कैद से बाहर आ गए हैं। इसके बाद कट्टरपंथी जमात इस्लामी के कई नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने मांग की है कि देश में जल्दी से जल्दी अंतरिम सरकार बनाई जाए जो हालात काबू में ला सके, और उसके बाद देश में इलेक्शन कराने चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों के साथ बात की है। हमने अपनी मांगें उनके सामने रखी हैं। उन्होंने हमारी कई मांगों को वाजिब माना और उनमें से कुछ को लागू भी किया है। हमारी एक बड़ी मांग रही थी कि इस संकट से देश को उबारने के लिए जल्दी से जल्दी अंतरिम सरकार बनाई जाए। इससे पहले संसद को भंग किया जाना चाहिए। उन्होंने संसद को भंग करके हमारी एक मांग पूरी कर दी है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जल्दी से जल्दी नई सरकार बनाए, वो वास्तविकता में देश की आवाम की, जनता की आवाज की नुमाइंदगी करती हो। इसके बाद देश में जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे कौन है, इसको लेकर कई तरह की अटकलें हैं। सामने तो जमात इस्लामी दिखाई देता है। कहा जा रहा है कि ये तालिबानी मानसिकता वाले लोग हैं, बांग्लादेश में कट्टर इस्लामी स्टेट स्थापित करना चाहते हैं। अगर शेख हसीना ढाका छोड़कर न भागी होती तो उनकी हत्या करके उन्हें चौराहे पर लटका दिया जाता। इन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में आग लगाने के लिए छात्र आंदोलन का बहाना खड़ा किया। शेख हसीना ने जमात इस्लामी और छात्र शिविर को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, उस पर बैन लगा दिया था। इसके बाद जमात ने चारों तरफ लूटपाट, आगजनी, मारपीट और हत्याओं का तांडव मचा दिया। मकसद था किसी भी तरह शेख हसीना को कुर्सी से हटाना। हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद जिस तरह उनके घर में घुसकर लूटपाट हुई, जिस तरह उनकी साड़ियां और अंडरगारमेंट्स हवा में लहराए गए, वो इसी मानसिकता का परिचायक है। अब सवाल यह है कि इन कट्टरपंथियों के पीछे कौन है।
कुछ लोगों का कहना है कि 3 महीने पहले शेख हसीना ने इसकी तरफ हिंट किया था। शेख हसीना ने कहा था, अगर मैं एक पर्टिकुलर कंट्री को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने देती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। और उन्होंने कहा था कि उन्हें यह ऑफर एक वाइट मैन से आया था। उस समय इसका मतलब यही लगाया गया था कि शेख हसीना का इशारा अमेरिका की तरफ था। लेकिन ऐसी बातों के सबूत आसानी से नहीं मिलते, इसलिए सच क्या है यह कंफर्म होने में वक्त लगेगा। लेकिन बांग्लादेश में इतना बड़ा आंदोलन देश भर में इतनी तेजी से खड़ा हो गया, इतनी तेजी से फैल गया, इसको लेकर सब अचरज में है। बांग्लादेश की हालत कोई पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी नहीं थी, जहां लोगों में अनरेस्ट हो। यहां की इकोनॉमी अच्छी है, पिछले 10 साल में लोगों की इनकम 3 गुना बढ़ी है। इसलिए शेख हसीना के साथी कह रहे हैं कि अमेरिका को एक मजबूत बांग्लादेश अच्छा नहीं लग रहा था। अमेरिका ने बांग्लादेश के चुनावी नतीजों पर भी नाखुशी जताई थी। और सबसे बड़ी बात है कि शेख हसीना ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, एक मुल्क ऐसा है जो चाहे तो किसी भी देश की तख्ता पलट कर सकता है, खासकर मुस्लिम देशों की। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे देश में कई नेता हैं जो बांग्लादेश के बुरे हाल पर, आगजनी पर, मारपीट पर, खून खराबे पर खुश हैं। उन्हें इसमें तख्ता पलट का सपना दिखाई देता है। इस तरह से हुए सत्ता परिवर्तन में आशा की किरण दिखाई दे रही है। हालांकि इस बात में कोई दम नहीं है। हमारे देश में तो लोगों की और सरकार की एक ही प्राथमिकता है, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाई बहनों की जान कैसे बचाई जाए। अब बात करते हैं अपने देश की सियासी खबरों की। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मराठाओं का एक और संगठन सड़क पर उतर गया है। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा नाम के संगठन की मांग है कि मराठा समाज को ओबीसी कोटे से ही रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन इस संगठन की स्ट्रेटेजी जरांगे पाटिल के आंदोलन से अलग है। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा महाराष्ट्र के नेताओं के घरों का घेराव कर रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मराठा आरक्षण पर उनका स्टैंड पूछ रहा है। आज इस संगठन के नेताओं कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास का घेराव किया, नारेबाजी की। फडणवीस के आवास से कुछ ही दूर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हालांकि बाद में संगठन के एक डेलीगेशन ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। फडणवीस ने इन लोगों की बात सुनी। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के नेता रमेश केरे पाटिल ने मीटिंग के बाद कहा कि फडणवीस ने उन्हें भरोसा दिया है कि वो मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर हैं। इस मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड जल्दी ही क्लियर करेंगे। रमेश केरे पाटिल ने कहा कि उनका मकसद मराठा समाज को नेताओं की असलियत बताना है। हर पार्टी के नेता ने उनसे आरक्षण का वादा तो किया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। वो हर नेता से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो मराठा समाज को ओबीसी कोटे से रिजर्वेशन दिलाएंगे, और अगर दिलाएंगे तो कैसे दिलाएंगे। ठोक मोर्चा ने देवेंद्र जी से मिलकर ये मांग की है कि मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए आपके पक्ष की भूमिका यहाँ पे स्पष्ट कीजिए कि मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण मिलने को होना क्या नहीं होना। देवेंद्र जी ने हमको कहा है कि मेरी जो पक्ष की भूमिका है ये मीडिया के सामने आके मैं मानने वाला हूँ। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा ये मांग लेके चल रहा है, जवाब दो। जो सर्व पक्ष है इनका असली चेहरा समाज के सामने लाने का काम हम कर रहे हैं। हर एक पक्ष के घर पे जा रहे हैं आप। अब कल एकनाथ शिंदे साहब के घर पे जाने वाले, उनको पूछने वाले, नाना पटोले के घर पे जाने वाले, और ये आंदोलन की शेवट शरद पवार साहब के घर पे होने वाला है। क्योंकि शरद पवार साहब दिल्ली में, आज भी उनके घर पे हमारा आंदोलन था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। अरे हम मांग कर रहे हैं, ये सर्वपक्षीय नेताओं ने एक साथ आके मराठा समाज को ओबीसी में से कैसा आरक्षण मिलना चाहिए, ये सब ने आके यहाँ पे जाहिर कीजिए। फिर उद्धव ठाकरे साहब रन दो, शरद पवार साहब रन दो, एकनाथ शिंदे साहब रन दो, नाना पटोले रन दो, कोई भी रन दो। फडणवीस से पहले रमेश केरे पाटिल ने अजीत पवार से भी मुलाकात की थी। ये लोग आज शरद पवार के घर का घेराव करने वाले थे, लेकिन शरद पवार दिल्ली में हैं, इसलिए इसे टाल दिया गया। रमेश केरे पाटिल ने कहा कि शरद पवार ने भी मराठा समाज के साथ अन्याय किया। इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिलवाया। बीजेपी ने इसी बात को पकड़ लिया। प्रवीण दारेकर ने कहा, शरद पवार पिछले 30 साल से इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। चुनाव से पहले शरद पवार ने ही मराठा आंदोलन भड़काया है।
शरद पवार साहब कितने साल इस महाराष्ट्र के सीएम रहे यह मराठा समाज को मालूम है। 4 बार सीएम रह के भी मराठा समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। जो किया वो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। मराठा आरक्षण उन्होंने 13% दिया था, हाई कोर्ट में टिका था, सुप्रीम कोर्ट ने नकारा नहीं था। आज बच्चों जो भर्ती महाराष्ट्र सरकार की हुई 10% आरक्षण में भर्ती हो गई। मुझे लगता है पवार साहब खाली राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यह आंदोलन को भड़कावा देने का पर्दे के पीछे काम करे, ये मेरा स्पष्ट आरोप है, क्योंकि वो अपनी भूमिका भी जाहिर नहीं करता। प्रवीण दारेकर को जवाब दिया शरद पवार की पार्टी के नेता विद्या चव्हाण ने। विद्या चव्हाण ने कहा कि शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ओबीसी समुदाय को रिजर्वेशन दिया, तब भी बीजेपी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि शरद पवार मराठाओं के आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। विद्या चव्हाण ने कहा अगर बीजेपी की नीयत ठीक होती तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कोटे की लिमिट 50% से ज्यादा बढ़ाने का कानून बनाकर इस मुद्दे को हल कर लेती। पवार साहब ने मंडल आयोग जारी किया, तब पवार साहब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के और बिना झिझक उन्होंने किया था। महिला ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मंडल आयोग से जो मिला था, इसका विरोध हम लोगों ने, कांग्रेस ने नहीं किया था, शरद पवार साहब ने नहीं किया था, वो तब भाजपा ने किया था कि आपको अगर आरक्षण मराठा समाज को देना है तो मर्यादा उसकी हटानी चाहिए। भाजपा ये पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन आज चुनाव नज़दीक आने की वजह से वो सामने आकर खुलेआम बोल नहीं रहे। पवार साहब ने हमेशा आरक्षण जो जिन जाति को समानता नहीं मिली है ऐसे वर्ग को आरक्षण देना चाहिए। इस मुद्दे में पवार साहब का किधर भी विरोध नहीं है और मराठा आरक्षण को तो कतई विरोध नहीं है। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के कार्यकर्ता कल नाना पटोले के घर का घेराव करेंगे। इसलिए नाना पटोले ने आज ही कह दिया कि कांग्रेस मराठा आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन ये रिजर्वेशन ओबीसी कोटे से अलग होना चाहिए। इसके बाद नाना पटोले ने कहा आरक्षण का इशू सेंसिटिव है, इसलिए केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी रिजर्वेशन कोटे की लिमिट को बढ़ाने वाला कानून बनाना चाहिए। एकदम क्लियरिटी है कांग्रेस पार्टी की। हमारे नेता राहुल जी ने जिस तरह से भूमिका रखी है देश की जनता के सामने एकदम क्लियर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उससे भाग रहे हैं। 50% की मर्यादा जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, जब तक आरक्षण के ये सब प्रॉब्लम खड़े होंगे। 50 के अंदर में रहने के बाद इसके परिणाम क्या होंगे, इसका अंदाजा आज आप लोग नहीं ले रहे हो। बांग्लादेश की हाल ही में एक सरकार और जिस तरह से उद्रेक लोगों का हुआ वो आरक्षण के पीछे ही हुआ है। भारत देश में ऐसा ना हो यही मैं प्रार्थना करूंगा। इसलिए आरक्षण का प्रश्न छुड़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने आगे आना चाहिए और इसलिए हमें लगता है कि जो 50% का आरक्षण का सीलिंग जो है वो संसद में उस तरह का एक बिल लाके उसको हटाना चाहिए। नाना पटोले ये भूल गए कि बांग्लादेश में आंदोलन आरक्षण के लिए नहीं, आरक्षण को खत्म करने के लिए हुआ था। महाराष्ट्र में चुनाव सिर पर है, इसीलिए सोची समझी रणनीति के तहत मराठा आरक्षण के मुद्दे को हवा दी जा रही है। शरद पवार हों, नाना पटोले हों, उद्धव ठाकरे हों, सब जानते हैं कि मौजूदा कानून के तहत मराठाओं को पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एकनाथ शिंदे की सरकार ने बीच का रास्ता निकाला था। मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट देकर आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन फिर जरांगे पाटिल ने कहा कि सारे मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए और अब दूसरा संगठन सामने आ गया कि मराठाओं को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके रिजर्वेशन दिया जाए। इन दोनों मांगों को पूरा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए यह मामला बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकता है। इसी दौरान आज उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंच गए। उद्धव ठाकरे 3 दिन तक दिल्ली में रहकर शरद पवार के अलावा कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। कल शाम को उद्धव ठाकरे की मीटिंग राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ होगी। इससे पहले आज महाराष्ट्र कांग्रेस के इंचार्ज रमेश चन्नीसला ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मीटिंग में शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड भी मौजूद थे।
उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग से पहले चन्नीथला ने शरद पवार से मुलाकात की। रमेश चन्नीथला ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के सवाल पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग होनी है। इससे पहले तीनों पार्टियों के बड़े नेता इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उद्धव जी इधर दिल्ली आ गया तो हमारा दायित्व बनता है उनसे मिलने का, और उन्होंने बात किया। इसके पहले मैंने शरद पवार जी से उनके निवास पे जाके बात किया। अभी देखिए महाराष्ट्र के चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को जीतना है, सो इसलिए हम इसके लिए जरा अनऑफिशियली हमने बात किया है। ऑफिशियल चर्चा तो 7 तारीख से शुरू होगा, अब मुंबई में शुरू होगा। हालांकि संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को देखते हुए उद्धव का यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धव के इस दौरे में यह कोशिश की जाएगी कि सीट शेयरिंग पर कोई फाइनल फार्मूला निकाल लिया जाए। जरूर उनका ये राजनीतिक दौरा है, पॉलिटिकल टूर है, और इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें राहुल गांधी जी है, सोनिया जी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी है, कांग्रेस के नेताओं से होगी, एनसीपी के नेताओं से होगी, पवार साहब है यहाँ दिल्ली में, तो महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं से भी उनकी आज मुलाकात होगी। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन जो आ रहा है उनकी सीट शेयरिंग हो जाए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, और हमें विश्वास है जैसे लोकसभा में ये हुआ वैसे ये हो जाएगा। लेकिन शिवसेना के फॉर्मर नेता और इस समय माफ कीजिए संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उन्हें महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया जाए, लेकिन शरद पवार इसके लिए तैयार नहीं है। संजय निरुपम शिंदे की शिवसेना में हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के दरबार में प्रार्थना लेकर गए हैं ताकि शरद पवार पर प्रेशर बनाया जा सके। उनको पता है कि शरद पवार जी कतई नहीं चाहते, कभी नहीं चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा या एमबीए का पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए, ऐसा इंतजाम हो। संभवतः शरद पवार जी ने मना कर दिया है, तो शरद पवार जी को ऊपर दबाव डालने के लिए और कांग्रेस पार्टी इंटरवीन करे पूरे मामले में और उनके नाम को आगे बढ़ाए, यह गुजारिश, यह तमन्ना लेके यह एक प्रार्थना लेकर के दिल्ली की सवारी 3 दिवसीय यात्रा पर उद्धव ठाकरे जी गए हैं। बाला साहब के जमाने से एक परंपरा रही है कि वो कभी किसी के दरवाजे पे नहीं जाते, लेकिन आज उद्धव ठाकरे जी की लाचारी ऐसी हो गई है कि कांग्रेस हाईकमान के सामने वो घुटने टेकने गए हैं। यह राजनीतिक संवाद यात्रा नहीं है, राजनीतिक सरेंडर यात्रा है। संजय निरुपम कुछ महीने पहले तक कांग्रेस में थे, अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हैं और बोलने में तेज तर्रार हैं, इसलिए सीधा हमला करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़े, उन्हें मुख्यमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट करे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी, इसकी उम्मीद कम है। हो सकता है इस मुद्दे पर तकरार बढ़ जाए और महाराष्ट्र के सियासी समीकरण विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बदल जाए। अब बात अयोध्या की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार अयोध्या पहुंचे और अब 2 दिन तक अयोध्या में ही रहेंगे। आज अयोध्या में योगी ने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली का आशीर्वाद लिया और इसके बाद योगी ने अयोध्या फैजाबाद के बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग की। असल में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। इन 10 सीटों में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी है। ये वही सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी एमएलए थे, लेकिन अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद उनकी इस सीट पर बाई इलेक्शन होना है। क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार को अखिलेश यादव ने बड़ा मुद्दा बनाया है, इसलिए अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए योगी अगले 2 दिन
अयोध्या में रहकर चुनावी रणनीति को फाइनल टच देंगे, नेताओं की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे और इसके बाद दूसरी 8 सीटों पर फोकस करेंगे जहां बाई इलेक्शन होने हैं। चलते चलते आपको अच्छी खबरें बता दूं, ये अच्छी खबरें पेरिस ओलंपिक से आई हैं। ट्रैक एंड फील्ड और रेसलिंग में भारतीय खिलाड़ी मेडल के करीब पहुंच गए हैं। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन मार्क 84 मीटर था और नीरज ने अपने पहले अटेम्प्ट में 89.34 मीटर थ्रो किया, जो इस सीजन में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को 87 मीटर थ्रो में ही गोल्ड मेडल मिल गया था। आज नीरज उससे भी 2 मीटर आगे गए और यह बहुत बड़ी बात है। अब उम्मीद है कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा एक बार फिर भारत के लिए गोल्ड लेकर लौटेंगे। रेसलिंग में भी भारत को मेडल मिलने की संभावना बढ़ गई है। रेसलिंग में 50 किलो की कैटेगरी में विनेश फोगाट सेमीफाइनल में पहुंच गई। विनेश ने आज 2 मैच खेले और दोनों ही जीते। राउंड ऑफ 16 में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की चैंपियन यूई सुसाकी को हराया और इसके बाद क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओसाना लिबाच को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। विनेश का सेमीफाइनल का मैच अब से कुछ ही देर बाद यानी 10:15 बजे शुरू होने वाला है। विनेश के सेमीफाइनल के कुछ ही मिनटों बाद आज इंडियन हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में जर्मनी से मुकाबला करेगी। भारत और जर्मनी के बीच ये सेमीफाइनल भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीरज चोपड़ा ने आज वाकई में कमाल किया, एक बार फिर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, एक और गोल्ड मेडल के करीब पहुंचा दिया। आज मैंने विनेश फोगाट के दांवपेच भी देखे। वर्ल्ड चैंपियन को उठाकर पटकते हुए देखा। उस समय वो सीन याद आया जब विनेश दिल्ली में धरने पर बैठी थी और पुलिस ने उन्हें सड़क पर घसीटा था। विनेश ने आज कुश्ती के मैदान में इसका जवाब दिया। किसी भी प्लेयर के लिए अपने आलोचकों को जवाब देने का इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। अब से थोड़ी देर बाद विनेश फोगाट सेमीफाइनल में उतरेंगी। हम सबको उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हम सबको अपनी तरफ से हॉकी टीम को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देनी चाहिए। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। फिलहाल देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।